नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार उन्नत किस्म के ऐसे बीजों का अधिक प्रयोग करना चाहिए जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो। इससे कीटनाशकों की आवश्यकता कम पड़ेगी। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कृषि के अंतर्गत लगातार शोध कार्य चल रहे हैं। विभिन्न प्रकार के ऐसे बीज निकलकर सामने आ रहे हैं जिसके अंतर्गत स्वयं ही ऐसी आनुवांशिक उनकी संरचना है कि स्वयं ही उनके अंतर्गत बहुत कम बीमारियां लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगाई जा सकती है। कीटनाशकों का कम प्रयोग कम से कम किया जा सकता है। तो आवश्यकता यह है कि ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। रासायनिक उर्वरकों का नियंत्रित तथा संतुलित प्रयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर नियंत्रण होना चाहिए, उसकी बराबर निगरानी होनी चाहिए, साथ ही उसका प्रयोग संतुलित रूप से किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जैव उर्वरकों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर किया जाना चाहिए। अब बात यह है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि जैव उर्वरक जो जैविक रूप से बनने वाले उर्वरक होते हैं वो मृदा की उर्वरा शक्ति को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं और उसका मृदा के ऊपर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है। इस वजह से रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सड़े गले कचरे से जैव खाद, कंपोस्ट बनाकर जैव खाद बनाई जाती है। तो इस प्रकार से कचरे का उपयोग तो एक तरफ हो जाएगा और दूसरी ओर एक जैविक खाद बन जाएगी जो भूमि की उर्वरा शक्ति का निर्माण करेगी। अतः रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए। मृदा की नियमित जांच द्वारा कीटनाशकों व उर्वरकों से होने वाले भूमि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए किसानों को उपयोगी सलाह दी जानी चाहिए। अब बात यह आती है, जब तक कि हम कृषकों को और जन सामान्य को इसकी जानकारी नहीं देंगे कि रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि में क्या प्रदूषण हो रहा है और इसे किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, तब तक हम इसके लाभ नहीं उठा पाएंगे, अपितु भूमि प्रदूषण और फैलता रहेगा। तो आवश्यकता है जानकारी को विभिन्न माध्यमों से विस्तृत करने की और उसको लोगों तक पहुंचाने की, ताकि इसके नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। उद्योगों के बहिर्स्रावों का उपचारित करने के बाद ही भूमि पर प्रवाहित करना चाहिए ताकि भूमि प्रदूषण ना हो सके। अभी हम देखते हैं कि वर्तमान समय के अंदर औद्योगिकरण एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई प्रक्रिया है। ये विकास का मानक माना जाता है, आधार माना जाता है, पर औद्योगिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों का निस्तारण होता है। अतः यह आवश्यक है कि उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उनके हानिकारक तत्वों को उद्योग के क्षेत्र में ही अपचारित करके, अर्थात खत्म करके निस्तारित किया जाए। अर्थात जो भी अपशिष्ट निकले उसके अंदर से हानिकारक पदार्थों को वहीं खत्म कर दिया जाए ताकि भूमि प्रदूषण ना हो सके। उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाली राख व अन्य कणों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियंत्रक उपकरण लगाए जाने चाहिए। एक स्थिति ये आती है, उद्योगों से विभिन्न प्रकार की राख निकलती है, विभिन्न प्रकार के अन्य विषैली गैसें और तत्व निकलते हैं जो क्षेत्र विशेष की आसपास की मृदा के ऊपर आकर जम जाते हैं और मृदा प्रदूषण को जन्म देते हैं। अतः यह आवश्यक है कि उनकी चिमनियों के ऊपर इस प्रकार के उपकरण व यंत्र लगाए जाएं जो कि धुएं के अंदर इन हानिकारक गैसों को और राख को कम से कम जाने दें। ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाली राख का उपयोग ईंटों के निर्माण में किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं ताप विद्युत ग्रह, अर्थात ऐसे विद्युत ग्रह जहाँ पर कोयले का प्रयोग करके या अन्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके विद्युत बनाई जाती है, तो उनसे जो धुआं निकलता है उसके अंदर राख की एक बहुत बड़ी मात्रा होती है। उस राख का उपयोग, जिसे हम फ्लाई ऐश के नाम से जानते हैं, उस राख का उपयोग वर्तमान समय में ईंटों के बनाने के अंदर और सीमेंट के बनाने के अंदर किया जाना चाहिए और किया भी जा रहा है। तो धीरे धीरे इस प्रकार से इन अपशिष्ट पदार्थों का सकारात्मक उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे सकारात्मक रूप से उत्पादन भी हो और इसके जो दुष्प्रभाव हैं उनके ऊपर नियंत्रण भी पाया जा सके। उद्योगों में लगी हुई पुरानी तकनीक वाली मशीनों के स्थान पर कम प्रदूषण करने वाली उन्नत मशीनों की स्थापना की जानी चाहिए। ईंट
ईंटा उद्योग में उपजाऊ मृदा के प्रयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, ईंटों का निर्माण मिट्टी से होता है और इस मिट्टी को विभिन्न प्रकार से क्षेत्र के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, जिससे मृदा प्रदूषण फैलता है, मृदा अपरदन के लिए खुल जाती है। खनन क्षेत्रों में विशाल गर्तों को मलबे से भरकर वृक्षारोपण के प्रयास किए जाने चाहिए। इस प्रकार मार्बर स्लरी का प्रयोग समतलन के लिए किया जाना चाहिए। खनन कार्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आप गतिविधियां होती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं। अतः जो अपशिष्ट खनन कार्य के अंदर निकलते हैं, उन अपशिष्टों को इन गड्ढों में भर दिया जाना चाहिए ताकि इनका समतलीकरण हो और उसके ऊपर पुनः वृक्षारोपण का कार्य किया जाना चाहिए। दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति से होने वाले मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए जल प्रबंधन की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सिंचाई से भी मृदा प्रदूषण फैलता है। यदि सिंचाई पद्धति आपकी दोषपूर्ण है तो उससे वृहत स्तर पर मृदा प्रदूषण फैलता है। तो ऐसी दोषपूर्ण सिंचाई पद्धतियों को बंद किया जाना चाहिए और उसके स्थान पर वैज्ञानिक रूप से की जाने वाली सिंचाई पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें जल की भी बचत हो और मृदा प्रदूषण भी कम से कम हो। जल प्लावन पर नियंत्रण के लिए नहरों व नालियों का पक्का निर्माण, आवश्यकता अनुसार सिंचाई, फसलों का उपयुक्त चयन, अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था आदि उपाय किए जाने चाहिए। सिंचाई के द्वारा इन रूपों के अंदर मृदा का प्रदूषण होता है। जल प्लावन की समस्या को नियंत्रित करने के लिए नहरों को, नालियों को पक्का किया जाना चाहिए, वो कच्ची नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार सिंचाई, फसलों का उपयुक्त चयन, आवश्यकता के अनुसार ही फसलों का चयन होना चाहिए, सिंचाई वाली फसलों का चयन। अतिरिक्त जल की निकासी की खेत में से व्यवस्था होनी चाहिए। यदि जल की वहाँ पे ज़्यादा भरपाई हो चुकी है, वहाँ पे जल भर चुका है, तो उस जल की निकासी की एक उचित व्यवस्था हो कि जल उस क्षेत्र से, उस खेत से निकल जाए, ताकि वहाँ पे मृदा में जल प्लावित होने से अन्य समस्याएं उभर कर सामने ना आए। प्रदूषित भूमियों को सुधारने के लिए शस्य वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार जैव व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, फसलों का चयन आदि उपाय किए जाने चाहिए। प्रदूषित भूमियों को सुधारने के लिए शस्य वैज्ञानिक, जो कृषि वैज्ञानिक है, उनके सुझावों के अनुसार जैव व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। फसलों का ऐसा चयन किया जाना चाहिए जो भूमि के लिए उपयुक्त हो, भूमि को कम से कम नुकसान पहुंचाएं, आदि उपाय लगातार किए जाने चाहिए। गहन कृषि पद्धति के कारण मृदा में तेजी से घटते पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए फसलों में परिवर्तन, भूमि विश्राम, जैव खाद का प्रयोग आदि उपाय किए जाने चाहिए। गहन कृषि पद्धति से तात्पर्य, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है, कि एक वर्ष के अंदर अधिक से अधिक फसलोत्पादन प्राप्त करने किया जाता है, तो ऐसी कृषि पद्धति को गहन कृषि पद्धति कहते हैं। इस प्रकार की पद्धति में प्रति हेक्टेयर उत्पादन पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके कारण मृदा के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनता है। एक तो लगातार खेती होती रहती है जिससे मृदा के ऊपर दबाव बनता है, दूसरा अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जो कि मृदा को हानि पहुंचाते हैं। इस हेतु फसलों में परिवर्तन, भूमि विश्राम और जैव खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात फसलों के अंदर एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन ना हो, उसके अंदर परिवर्तन लाया जाए, भूमि को पड़त छोड़ा जाए, लगातार भूमि पर खेती नहीं की जाए, जैविक खाद का प्रयोग किया जाए, ना कि रासायनिक खाद व उर्वरकों का, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग हो। प्रयोग में न लिए जा सकने वाले कृषि अपशिष्टों को इधर उधर फेंकने के बजाय गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बनाई जानी चाहिए। अब कृषि द्वारा जो अपशिष्ट बचते हैं, उन्हें के निस्तारण के लिए उन्हें इधर उधर फेंकने के बजाय गड्ढा खोदकर वहीं गाड़ देना चाहिए और धीरे धीरे उनको सड़ा गलाकर जो कंपोस्ट खाद बनती है, जैविक खाद बनती है, उसको बनाया जाना चाहिए और उसका उपयोग किया जाना चाहिए। रेडियोधर्मी पदार्थों से होने वाले भूमि प्रदूषण से बचने के लिए भूमिगत परमाणु परीक्षणों पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास होने चाहिए। इसी प्रकार रेडियोधर्मी कचरे को भूमि में गाड़ने पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेडियोधर्मी पदार्थों से प्रदूषण बहुत लंबे समय के लिए होता है, बड़ा हानिकारक होता है, विध्वंसकारी होता है। अतः यह तुरंत आवश्यकता है कि भूमि में होने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई जाए।
रेडियोधर्मी कचरे का भूमि में निस्तारण ना हो, क्योंकि वर्तमान समय में सकारात्मक रूप से भी रेडियोधर्मी पदार्थों का जो प्रयोग किया जाता है उसके पश्चात भी जो अपशिष्ट बच जाता है, जो कचरा बच जाता है, उसे भूमि में गाड़ दिया जाता है, जो आगे चल कर के भूमि को प्रदूषित करता है। अतः इस प्रकार की गतिविधियों पर भी रोक लगाने की अत्यंत आवश्यकता है। प्लास्टिक के स्थान पर वैकल्पिक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे जीवन स्तर में जो बदलाव आए हैं उसके अंतर्गत हमने प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा कर दिया है। ख़ास तौर से हम प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं और प्लास्टिक से बनी हुई पॉलीथीन की थैलियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और इनका कचरे के रूप में निस्तारण हम अपने आसपास की भूमि के क्षेत्रों में कर देते हैं, भूमि पर कर देते हैं, जहां ये आसानी से नष्ट नहीं हो पाते, इनका इतनी आसानी से विखंडन नहीं हो पाता और ये लगातार काफ़ी लंबे समय के लिए भूमि के अंदर बने रहते हैं और वहाँ प्रदूषण का कारण बनते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है इस प्रकार के प्लास्टिक के स्थान पर अन्य वैकल्पिक सामग्री का प्रयोग किया जाए जो भूमि को कम से कम प्रदूषित करें। जैसे डिस्पोजल जो चाय के कप होते हैं, ये मग होते हैं, इसकी जगह हम मिट्टी के कुल्हड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पॉलीथीन की थैलियों की जगह कागज़ या कपड़े की थैलियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से वैकल्पिक सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता है। प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं आज भूमि प्रदूषण का प्रमुख कारण बनी हुई है। आप कहीं भी गड्ढा खोद कर देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि अपशिष्ट पदार्थों के रूप में उसके अंदर से प्लास्टिक युक्त सामान निकलेंगे, थैलियाँ निकलेंगी। अब हो सकता है वो 5 साल पुरानी हो, 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी भी हो। तो इस प्रकार से प्लास्टिक वाली वस्तुएं आज भूमि प्रदूषण का प्रमुख कारण बन रही हैं। अमेरिका की बायोकोर कंपनी ने फेंकने के बाद नष्ट हो जाने वाले ऐसे थैले और खाने के बर्तन विकसित किए हैं जिन्हें आसानी से गलाया जा सकता है। अब इस प्रकार की समस्या के विकल्प के रूप में अमेरिका की एक कंपनी है बायोकोर, उसने इस प्रकार के थैले और खाने के बर्तन विकसित किए हैं जिन्हें फेंकने के पश्चात वो आसानी से गल सकते हैं, वो नष्ट हो सकते हैं, अर्थात मृदा में मिल सकते हैं। तो ऐसे विकल्पों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन्हें ऐसे पदार्थों से बनाया गया है जो बारंबार प्रयोग में लाए जा सकते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थों से बनाया गया है जिसका रिसाइकिल किया जा सकता है, जिन्हें पुनर्चक्रीकरण की प्रक्रिया में उपयोग में लाया जा सकता है। अतः एक बार उपयोग करके जब उन्हें फेंका जाएगा तो पुनः चक्रीकरण द्वारा उन्हें दोबारा बना लिया जाएगा। तो इससे क्या है, लगातार उत्पादन से होने से उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी और अपशिष्ट के रूप में वो भूमि पर पड़े नहीं रहेंगे, अपितु उनका रिसाइकिल द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाएगा। तो ऐसे पदार्थों से बनी वस्तुओं का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। ये बर्तन और थैले बिनोले तथा अनाज के स्टार्च से बनाए जाते हैं, अर्थात जो इनकी बनाने का कच्चा माल है वो बिनोले व अनाज का स्टार्च, बिनोले का और अनाज के स्टार्च से बनते हैं। प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग पर रोक लगा देनी चाहिए। वर्तमान समय में प्लास्टिक की थैलियाँ या पॉलीथीन की थैलियों के प्रयोग पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। भूमि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। हम केवल बातें कर सकते हैं, हम सुझाव दे सकते हैं, पर यदि इनको पूर्ण रूप से कठोर कानून के रूप में निगरानी के साथ लागू नहीं किया जाए तो ये बातें केवल बातें रह जाती हैं, किताबों तक ही सीमित रह जाती हैं। अगर इनकी ज़मीनी हकीकत देखनी है तो इसे कठोरता के साथ लागू करना, प्रभावी नियंत्रण रखना, प्रभावी निगरानी रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। भूमि संसाधन के महत्व, भूमि प्रदूषण के दुष्परिणाम तथा भूमि संरक्षण के उपाय के बारे में जनसामान्य को अधिकाधिक जानकारी प्रदान कर जागरूकता बढ़ानी चाहिए। केवल और केवल कानून बनाने से कोई भी उपाय लागू नहीं हो जाता, क्योंकि उसको लागू करने के लिए जन सहयोग अत्यंत आवश्यक है। अतः जन सामान्य के मानस में इस प्रकार की धारणा बनानी पड़ेगी कि जो कार्य हम कर रहे हैं, जो गतिविधियां हम कर रहे हैं, वो न केवल हमारे आज के लिए अपितु हमारे आने वाले कल के लिए अत्यंत हानिकारक है। इस हेतु हमें जन सहयोग को प्राप्त करना होगा। उसे प्राप्त करने के लिए उसके दुष्परिणामों की जानकारी देनी होगी। उन दुष्परिणामों से कैसे बचा जा सके, भूमि को किन उपायों को अपनाकर संरक्षित रखा जा सकता है, उसके बारे में विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यमों द्वारा उन तक पहुंचाया जाना चाहिए और जन सामान्य को इसमें जोड़ना चाहिए, जागरूकता फैलाई जानी चाहिए और इस प्रकार के अभियान को एक जन आंदोलन और जन सहयोग के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। तभी हम इसके सकारात्मक और प्रभावकारी परिणाम देख पाएंगे। भूमि प्रदूषण फैलाने वाले प्रदूषकों के विकल्प ढूंढने तथा पर्यावरण के लिए
अहानिकारक तकनीक विकसित करने के लिए अनवरत शोध को प्रोत्साहन देना चाहिए। अब भूमि प्रदूषण फैलाने वाले जो प्रदूषक हैं उनके विकल्प खोजना, पर्यावरण के लिए अहानिकारक तकनीकों को विकसित करने के लिए अनवरत शोध कार्य करना यह अत्यंत आवश्यक हो गया है। अब हमें ये देखना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो भूमि प्रदूषण फैला रहे हैं, उनको कैसे खत्म किया जाए और कितना भूमि प्रदूषण फैल गया है, इस भूमि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए निरंतर अध्ययन व शोध को बल दिया जाना चाहिए। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपने जितने भी वीडियो देखे और जो भी पीडीएफ का अध्ययन किया उन सब का समग्र असाइनमेंट है ये प्रश्न, दोनों ही प्रश्न निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न हैं जिसमें भूमि प्रदूषण के सभी वीडियो और सभी पीडीएफ को सम्मिलित किया गया है। पहला प्रश्न है भूमि प्रदूषण से क्या अभिप्राय है, अर्थात आपको भूमि प्रदूषण की परिभाषा देते हुए उसका अभिप्राय व्यक्त करना है। इसके प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए, अर्थात भूमि प्रदूषण को फैलाने वाले कारक या कारण या स्रोतों के आपको विस्तृत रूप से वर्णन करना है, बिंदुवार ये वर्णन करना है। इसके लिए आपको अधिकतम शब्द सीमा 500 शब्दों की दी गई है। दूसरा प्रश्न है भूमि प्रदूषण के दुष्प्रभावों का मूल्यांकन करते हुए नियंत्रण के उपाय सुझाइए। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको भूमि प्रदूषण से क्या क्या दुष्प्रभाव फैलते हैं, विभिन्न जीव जंतुओं पर, मानवों पर, मानव स्वास्थ्य पर और अन्य गतिविधियों पर जितने भी दुष्प्रभाव आपको बताए गए थे भूमि प्रदूषण के अंतर्गत आपको उन सभी के बारे में जानकारी देनी है। साथ ही भूमि प्रदूषण को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, किन उपायों को अपनाकर इसे रोका जा सकता है, उसके बारे में भी आपको विस्तृत रूप से इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। ये दोनों प्रश्न चूंकि निबंधात्मक प्रश्न है अतः इनकी अधिकतम शब्द सीमा 500 शब्दों की है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्द ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।